बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियोस से मुताल्लिक आपकी राय इंतहाई अहम है। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कोई मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम 3 इस्लामाबाद से आने वाली बड़ी खबरें हैं जिनको डिस्कस करना चाहते हैं। और 2 खबरें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है। और इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस का एहतसाब शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। और शोकाज नोटिस उनको जारी कर दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि अगले 15 रोज़ के अंदर अंदर अपना वो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है तो इसमें जो जजेस हैं उनके खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत जुडिशल काउंसिल को भेजी हुई थी। एक तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मशहूर ज़माना नैब के चेयरमैन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रिटायर हुए हैं। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थी। उनकी कुछ वीडियोस भी आपने देखी होंगी और नैब में जो उनका कंडक्ट रहा है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो इस तरह उनके खिलाफ शिकायत थी। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी समेत मुख्तलिफ जो जजेस हैं जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी शामिल हैं, कुछ उनकी ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई थी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑडियो लीक्स की कोई तहकीकात नहीं कराई थी। ऑडियो लीक्स दरअसल उनकी सास मोहतरमा से मुताल्लिक थी जिसमें वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जलसे से मुताल्लिक, उनके केसेस से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रही थी। और कुछ लोगों ने ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई थी कि देखें कि किस तरह अदलिया जो है वो सियासत में असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। अगरचे बराह रास्त इसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोई ताल्लुक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनके ख़ानदान के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे थे, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई थी। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जो ऑडियो लीक आई थी उसमें वो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और परवेज़ इलाही उनसे मुताल्लिक ये गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे केसेस जो हैं आप फ़लाँ बेंच में लगाएं, फ़लाँ बेंच में ना लगाएं, इस बेंच में लगेगा तो फिर इस तरह आगे चलेगा। तो ये जो ऑडियो लीक्स थी ये अच्छी खासी इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए थे कि जो जजेस हैं वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक केसेस की समाअत नहीं कर रहे थे और सियासत में भी मदाखलत हो रही थी मुबैना तौर पर, उनके ज़रिए बिलवास्ता तौर पर या फिर बिलावास्ता तौर पर। तो उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हुई थी, ना ही उनका कोई एहतसाब हो रहा था। और जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदियाल, वो तो इस पूरे ऑडियो लीक्स के मामले को बिल्कुल बंद करके गए थे। लेकिन आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया है उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अभी मज़ीद देखते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो क्या अहकामात जारी करती है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं वो किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते रहे हैं। मुबैना तौर पर उनकी जो एक वीडियो थी जिसमें वो खातून के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें कुछ बातें कर रहे थे, उस मामले की भी तहकीकात होना अभी बाकी है। तो ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उन्होंने जजेस का एहतसाब शुरू कर दिया है और एक केस की समाअत के दौरान वो ये रिमार्क्स भी दे चुके हैं कि अगर एहतसाब शुरू करना है तो मुझसे शुरू करें। जब वो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं तो वो जो बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके भी एहतसाब यकीनी तौर पर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर है वो फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक है जिसमें आज वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के ऊपर फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और एक 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
جس میں ISI کے لوگ بھی شامل ہیں, وزارت دفاع کے لوگ بھی شامل ہیں, اور وزارت داخلہ کے رپورٹ شامل ہیں کے لوگ جو ہیں, آفیسر جو ہیں, وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اور اس کے جو TRs ہیں اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی دیکھے گی کہ فیض آباد دھرنا جو 2017 میں ہوا تھا, جس کی سربراہی قیادت خادم حسین رضوی تحریک لبیک کے جو سابق سربراہ تھے وہ کر رہے تھے, اس دھرنے کے کیا محرکات تھے, اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا ہے. یہ کمیٹی جو ہے گواہان کو طلب کرے گی, ان کے بیانات ریکارڈ کرے گی, اور پھر شواہد جو ہیں وہ بھی اکٹھے کر کے 1 دسمبر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک رپورٹ کمپائل کر کے دے دے گی. اگر مزید بھی اس نے کمیٹی نے قائم کرنا ہوا تو پھر اس کمیٹی کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے. تو دوستو, فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں انتہائی لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ تصور کی جاتی ہے, جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا ہے. اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے عسکری ادارے ہیں وہ سول معاملات میں سیاسی مداخلت, سیاسی جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اور اگر کوئی آفیسر فوج کا سیاست میں مداخلت کرتا ہوا نظر آیا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جسٹس فائز عیسیٰ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ ابھی بھی مبینہ طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے, اگرچہ اس کو کھلے عام کوئی بھی لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کی سیاست میں کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ مزید کس طرح کے حقائق جو ہیں یہ کمیٹی سامنے لے کر آتی ہے, کیونکہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں, جنہوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ سے یہ 2 انتہائی اہم ترین ججمنٹس آج سامنے آئی ہیں. تحریک لبیک سے متعلق کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دی ہے, اور الیکشن کمیشن نے تو کمال ہی کر دیا ہے, تحریک لبیک کو بالکل کلین چٹ دے دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی معصوم قسم کی جماعت ہے, ان کا تشدد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی یہ دہشت گرد ہے, نہ ہی یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور ان کو جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی تھوڑی سی ہے, ممنوعہ سی ہے, تو بالکل ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. تحریک لبیک کا معاملہ اب الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا ہے, اور تحریک لبیک کا پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.